नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कुंडली में बनने वाले अशुभ योगों का। वैसे दुर्योग जो ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियों के कारण बनते हैं कुंडली में, और इस क्रम में हम आज प्रेष्य योग का अध्ययन करते हैं। प्रेष्य योग क्या है और यह कुंडली में किस प्रकार से बनता है और जातक पर अपना क्या प्रभाव डालता है। प्रेष्य योग के रहने से, अर्थात जिस जातक की कुंडली में प्रेष्य योग का निर्माण हो रहा हो, वैसा जातक दूसरे के अधीन रहकर स्वतंत्रता रहित होकर नौकरी करता है। ऐसा जातक कलह प्रिय होता है, कटुभाषी, पापात्मा, पापकर्म करने वाला, मूर्ख, दुष्ट लोगों से प्रीति रखने वाला, क्रोधी, बदला लेने वाला, अर्थात प्रतिशोध की भावना हमेशा रहती है ऐसे जातक में, मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने वाला, परिस्त्रीगामी, पेटू और संसार के उत्तम लोगों से द्वेष रखने वाला होता है। आइए अब जानते हैं किन किन परिस्थितियों में इस योग का निर्माण होता है। पहला है कि यदि सूर्य दशम स्थान में, चंद्रमा सप्तम स्थान में, शनि चतुर्थ स्थान में, मंगल तृतीय स्थान में, बृहस्पति द्वितीय स्थान में और लग्न चर राशिगत हो, तो ऐसे योग वाला जातक पराधीन होता है और रात्रि के समय दूसरे की नौकरी करने वाला होता है। क्या होता है? क्या है? पहला है कि लग्न चर राशि का हो। ये चर राशि के लग्न की कुंडली है, मेष राशि चर राशि होती है। इसमें सूर्य दशम स्थान में बैठा हुआ हो, चंद्रमा सप्तम स्थान में हो, शनि चतुर्थ स्थान में बैठा हो और मंगल तृतीय स्थान में बैठा हो, बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठा हो और लग्न चर राशिगत हो, तो ऐसा योग वाला जातक पराधीन होता है, दूसरे के अधीन काम करने वाला और रात्रि के समय दूसरे की नौकरी करने वाला होता है, नाइट गार्ड वगैरह का काम करता है। फिर से जान लें, लग्न चर राशिगत हो, सूर्य दशम स्थान में हो, चंद्रमा सप्तम में हो, शनि चतुर्थ स्थान में हो, मंगल तृतीय स्थान में हो और बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठा हो, तो ये प्रेष्य योग का निर्माण होता है, जिसमें जातक दूसरे के पराधीन रहने वाला होता है और रात्रि में दूसरे की नौकरी करता है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला है कि यदि शुक्र नवम स्थान में हो, चंद्रमा सप्तम स्थान में हो, बृहस्पति लग्नेश अथवा द्वितीयेश हो, मंगल अष्टम स्थान में हो और लग्न स्थिर राशि हो, तो ऐसे योग में जातक सर्वदा दूसरे की नौकरी करने वाला होता है। पहला था कि लग्न स्थिर राशि का हो। समयाभाव के कारण हम लग्न का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम लोग अब इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि बात को बिना उदाहरण के समझ सकते हैं। तो हम लोग ध्यान दें कि लग्न स्थिर राशि का हो और शुक्र नवम स्थान में हो। शुक्र यहां नवम स्थान में बैठा हो, चंद्रमा सप्तम स्थान में बैठा हो, बृहस्पति लग्नेश अथवा द्वितीयेश हो। अब ये चीज स्थिर लग्न में संभव नहीं है। सूत्र तो दिया हुआ है इसमें, लेकिन अगर स्थिर लग्न हो, स्थिर लग्न कौन सा होता है? स्थिर राशि, वृष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये चार स्थिर राशियां होती हैं और ये जब लग्न में रहेंगी, इसमें से कोई भी राशि, तो बृहस्पति लग्नेश हो ही नहीं सकता है। हाँ, बृहस्पति द्वितीयेश हो सकता है। जब वृश्चिक राशि हो तो द्वितीय स्थान में धनु राशि आएगी, तो बृहस्पति वहां का द्वितीयेश हो सकता है, वहां का मालिक हो सकता है। या फिर लग्न कुंभ राशि का हो और द्वितीय स्थान में मीन राशि हो, तो बृहस्पति द्वितीय स्थान का स्वामी हो सकता है। तो ये स्थिति हो सकती है, लग्नेश नहीं हो सकता स्थिर राशि की स्थिति में, स्थिर लग्न वाली स्थिति में। तो फिर देख ले, स्थिर राशि का लग्न हो, चंद्रमा शुक्र नवम स्थान में हो, चंद्रमा सप्तम में हो,
बृहस्पति लग्नेश अथवा द्वितीयेश हो, लग्नेश तो संभव ही नहीं है, द्वितीयेश हो, मंगल अष्टम स्थान में बैठा हो और लग्न स्थिर राशि का हो, तो ऐसे योग में जातक सर्वदा दूसरे की नौकरी करने वाला होता है। अगला पॉइंट है कि यदि रात्रि के समय का जन्म हो जातक का और लग्न चर राशिगत हो तथा लग्न का स्वामी संधि में हो तथा केंद्र में कोई पापक ग्रह हो तो जातक दूसरे के अधीन भृत्य होता है। चर राशि का लग्न हो, उदाहरण कुंडली चर राशि का है और लग्नेश मान लेते हैं, इसमें मंगल जो है वो संधि में बैठा हुआ, दो भावों की संधि में। हम जानते हैं, हम भाव स्पष्ट करते हैं तो उसमें से भाव की स्थिति और दो भावों के बीच का संधि की स्थिति का भी स्पष्ट करते हैं कि संधि की क्या स्थिति है, किस राशि के कितने डिग्री पर वो संधि पड़ती है। अगर लग्नेश संधि में पड़ रहा हो और केंद्र में कोई पापक ग्रह बैठा हो तो इस स्थिति में जातक दूसरे के अधीन भृत्य होता है। अगला पॉइंट है, यदि लग्न स्थिर राशिगत हो और जन्म दिन के समय का हो तथा चंद्रमा, शनि, बृहस्पति और शुक्र केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों परंतु संधि में हो। यहां भी संधि की बात आती है। अच्छी स्थिति में बैठे हो, शनि, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं परंतु संधि में हैं, तो ऐसा जातक भृत्य कार्य करने वाला होता है। अगला पॉइंट है कि यदि बृहस्पति ऐरावतांश में हो परंतु संधि में हो और चंद्रमा उत्तम वर्ग का होकर केंद्र से बाहर हो तथा शुक्र लग्न में हो परंतु जन्म समय कृष्ण पक्ष की रात्रि का हो तो जातक कर्मजीवी होता है। बृहस्पति ऐरावतांश में हो, ऐरावतांश क्या है, यह हम ग्रहों की स्थिति जब हम पढ़ रहे थे उस समय हम जानते हैं इसको कि जब कोई भी ग्रह अपने शुभ वर्ग में, जो वर्ग कुंडलियां बनाते हैं उसमें से अपना स्वराशि के वर्ग में, अपने उच्च राशि के वर्ग में या अपने मूल त्रिकोण की राशि के वर्ग में हो, शुभ वर्गों में हो करके, अगर मान लीजिए 2 वर्गों में शुभ हो तो उसको हम पारिजात अंश बोलते हैं, 3 वर्गों में शुभ होने से उत्तमांश बोलते हैं, 4 वर्गों में शुभ होने से वो पुरांश बोलते हैं। उसी प्रकार से 9 वर्गों में शुभ होने से ऐरावतांश कहा जाता है किसी ग्रह को, या उसको शक्र वाहनांश भी बोलते हैं। शक्र कहते हैं इंद्र को, और शक्र का वाहन ऐरावत हाथी जो है वो शक्र का, इंद्र का वाहन है, इसलिए शक्र वाहनांश भी बोला जाता है या ऐरावतांश बोला जाता है। तो यदि बृहस्पति 9 शुभ वर्गों में हो अर्थात ऐरावतांश हो, इतनी शुभ स्थिति हो परंतु संधि में हो, और चंद्रमा उत्तम वर्ग का होकर केंद्र से बाहर हो, चंद्रमा भी उत्तम वर्ग में हो परंतु केंद्र में नहीं बैठा हो, बाहर कहीं बैठा हो, तथा शुक्र लग्न में बैठा हो परंतु जन्म समय कृष्ण पक्ष की रात्रि का हो, तो ऐसा जातक कर्मजीवी होता है। देखिए इन सब पॉइंट्स से ये तो क्लियर हो गया कि ग्रह कितना भी बली हो, कितना भी अच्छे वर्गों का हो, बृहस्पति को ऐरावतांश कहा गया है, लेकिन यदि ग्रह संधि में पड़ा हुआ है तो वो बहुत अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है या एकदम निष्क्रिय होता है। तो इस स्थिति में हम लोग को कुंडली के विश्लेषण में बहुत ध्यान देकर के उसको और एक एक चीज पर अच्छी तरह से विचार करके तभी उसका कोई निष्कर्ष निकालना चाहिए। अगले वीडियो में हम ट्रेस्ट योग में लागू कुछ अन्य सूत्रों की चर्चा करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।